नमस्कार, स्वागत है आपका एनएनसी न्यूज में। मैं हूं लोकेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज नाइट। अब खबरें विस्तार से। लोकतंत्र का महापर्व खत्म हो गया है और अब राजनीतिक पार्टियां आगे की रणनीति बनाने में जुट गई हैं। जैसे जैसे मतगणना की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के भाजपा के दावों पर अब एग्जिट पोल ने भी मोहर लगानी शुरू कर दी है। सभी 9 चरणों के मतदान के आधार पर किए गए अधिकांश एग्जिट पोलों में राजग को पूर्ण बहुमत मिलता दिखाया जा रहा है। एग्जिट पोल के मुताबिक हिंदी भाषी राज्यों से कांग्रेस का सफाया हो सकता है और वह सिर्फ 2 अंकों में सिमट सकती है। यूपी, बिहार के अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ व हरियाणा जैसे राज्यों में एग्जिट पोल मोदी की लहर के स्पष्ट संकेत दे रहा है। एग्जिट पोल में आज तक सीसरो जहां राजग को 272 सीटें मिलते दिखा रहा है, वहीं इंडिया टीवीसी वोटर इसे 289 सीटों के साथ अच्छी बढ़त पाता दिखा रहा है। टाइम्स नाउ ORG मार्ग ने राजग को 249 सीटें मिलने की भविष्यवाणी जरूर की है, लेकिन ऐसी स्थिति में यह गठबंधन जरूरी सीटों से ज्यादा दूरी पर नहीं है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं तमाम न्यूज चैनल्स के एग्जिट पोल के नतीजे। लगभग हर चैनल का एग्जिट पोल एनडीए को पूर्ण बहुमत दे रहा है। कहा जाता है कि केंद्र की सत्ता तक जाने वाला रास्ता यूपी होकर ही गुजरता है और शायद यही वजह है कि बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी गुजरात के अलावा यूपी से भी चुनाव लड़े, जिसका असर एग्जिट पोल सर्वेक्षण के नतीजों पर भी दिख रहा है। एबीपी न्यूज निल्सन के एग्जिट पोल में बीजेपी को यूपी में बंपर सीटें मिलती दिख रही हैं। इसके मुताबिक प्रदेश में बीजेपी को 46, कांग्रेस और आरएलडी को 8, बीएसपी को 13 और एसपी को 12 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। एक सीट अन्य के खाते में भी जा सकती है। इससे यह तो साफ है कि दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में मोदी का जादू जमकर चला। आइए एक नज़र डाल लेते हैं कुछ राज्यों पर कि क्या तस्वीर उभर कर आ रही है वहां एग्जिट पोल के मुताबिक। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर भाजपा को 80 में से 45 से 53 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 3 से 5, सपा को 13 से 17 और बसपा को 10 से 14 सीटें मिलने की आशंका है और यहां पर अन्य को कोई सीट 2 सीटें तक मिल सकती हैं। बिहार की 40 सीटों की बात करें तो यहाँ 21 से 27 भाजपा को मिल सकती हैं, 11 से 15 कांग्रेस और जदयू को यहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान है, सिर्फ 2 से 4 सीटें तक सिमट जाएगी जदयू यहाँ पर। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां पर क्लीन स्वीप कर रही है भाजपा, 29 में से 24 से 28 सीटें मिल सकती हैं भाजपा को, कांग्रेस को 1 से 5 और अन्य को यहां कोई सीट मिलने की उम्मीद नहीं है। राजस्थान में भी मोदी का जादू चलता दिख रहा है, भाजपा को 25 में से 22 से 24 सीटें की मिलने की उम्मीद है, कांग्रेस को 1 से 3 और अन्य को कोई सीट मिलने की यहां पर उम्मीद नहीं है। और गुजरात मोदी के गढ़ की बात करें तो यहां पर भाजपा को 21 से 25 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 1 से 5 और अन्य को यहां कोई सीट मिलने नहीं जा रही। और राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है, बीजेपी को 5 से 7 सीटें मिल सकती हैं, वहीं आपको भी यहां 2 सीटें मिलने की आशंका है। एग्जिट पोल के नतीजों ने मोदी के सपनों को और ऊंची उड़ान दे दी है। नमो का जादू देश में सर चढ़कर बोल रहा है। कुछ लोगों को मानना है कि मोदी आएंगे तो कुछ का कहना है कि यह एग्जिट पोल बिके हुए हैं। क्या कहते हैं लोग एग्जिट पोल के बारे में, उनसे बात की हमारे संवाददाता अफजल ने। सरकार आएगी? हाँ, सरकार तो मोदी की आएगी, लेकिन एग्जिट पोल वालों का सबों का अलग अलग है, इसलिए उस पर कोई राय नहीं कायम की जा सकती है, लेकिन सरकार मोदी की ही आएगी और पूरे बहुमत के साथ आएगी। आप क्या कहना चाहेंगे इस बार किसकी सरकार आनी है? एग्जिट पोल से आप सहमत हैं? हाँ, और उसके अकॉर्डिंगली भी और हमारे अकॉर्डिंगली भी बीजेपी मोदी सरकार आनी चाहिए और शायद आने वाली भी है। आपको क्या लगता है? मेरे अकॉर्डिंग भी मोदी की ही सरकार आएगी और आनी भी चाहिए। जैसे 2009 में भी ऐसी कहा जा रहा था कि बीजेपी सरकार आएगी, लेकिन कांग्रेस सरकार आई थी। इस बार मैं क्या कहूँ, इस बार मोदी के आने के चांसेस है, बिकॉज जिस हिसाब से उन्होंने गुजरात में जो काम किया है उसके अकॉर्डिंग लग रहा है कि वो दिल्ली में भी कुछ अच्छा करेंगे।
मैं तो मोदी सरकार से ही सहमत हूँ, वही आनी चाहिए। जी ये सब चीज़ें जो भी हैं, मैं तो समझता हूँ ये सब चीज़ें गलत बताई जा रही हैं। ये सब चीज़ गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। मीडिया को ये पैसा खिलाया जा रहा है। ये सबसे ज़्यादा ये बीजेपी की सरकार है जो आपने सुना होगा एडवर्टाइजमेंट में और सब चीज़ में इतना पैसा खर्च कर रही है। ये सब चीज़ है, ये इसी चीज़ का नतीजा है। ये सब एग्जिट पोल वगैरह सब ये मीडिया की वजह से सब बढ़ती है। ये एग्जिट पोल के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जी बिल्कुल सही आ रहा है। अब की बार नरेंद्र मोदी की ही सरकार आने वाली है। जो थोड़ा बहुत सीटों का ऊपर नीचे तो होगा ही होगा, बाकी जितना कल दिखाया जा रहा था 289, 90, 250 प्लस तो आराम से नरेंद्र मोदी जी को आराम से मिलेंगी। मेरी भी यही राय है कि एनडीए की सरकार ही आएगी। उसका 2004 के चुनाव में थोड़ा सा जो उनका रह गया था वो इसी वजह से था कि प्याज और टमाटर ने उन्हें रुला दिया था। शायद इस बार ना रुलाए, होप्सो कि इस बार एनडीए की सरकार ही आए। तो वैसे चुनावी नतीजे से भी यही पता लग रहा है, मतलब एग्जिट पोल से सबके 240, 250 के आसपास सीट्स होनी चाहिए। लेट्स सी व्हाट्स द रिजल्ट इज देयर। लोकसभा चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियां, बीजेपी, कांग्रेस और सभी अन्य छोटी मोटी सभी पार्टियां बड़े बड़े वादे कर रही है कि हमें वोट दीजिए, हम ये करेंगे और वो करेंगे। लेकिन इसका फैसला 16 मई के बाद ही हो पाएगा। कौन क्या करता है और किसकी सरकार आती है, कौन अपने वादे पर खड़ा उतरता है। मैं कैमरामैन गौरांग के साथ अफजल राइन, एनएनसी न्यूज़। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी से उनके गांधीनगर के आधिकारिक आवास पर मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच मुलाकात तकरीबन 1 घंटे तक चली। दोनों के बीच बातचीत लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हालिया राजनीतिक हालात पर विचार विमर्श किया गया। जानकार इस मुलाकात को राजनीति वाट पर रख रहे हैं। मतदान केंद्र पर कुर्ते में चुनाव चिन्ह लगाकर जाना कांग्रेस प्रत्याशी को महंगा पड़ गया और चुनाव आयोग के आदेश पर प्रत्याशी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। दरअसल वाराणसी से कांग्रेस के प्रत्याशी अजय राय मतदान करने जब बूथ पर पहुंचे तब उनके कुर्ते में लगा कांग्रेस का चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग की आंखों में खटक गया और तुरंत संज्ञान लेते हुए आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज करने का आदेश दे दिया। गौरतलब है कि वाराणसी से बीजेपी के पीएम पद उम्मीदवार नरेंद्र मोदी और आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल चुनावी मैदान में हैं। बिहार के गोपालगंज से वर्तमान सांसद पूर्णिमासी राम ने भी वोट किया। पूर्णिमासी राम इस बार कांग्रेस पार्टी के टिकट पर वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्णिमासी राम ने मीडिया के लोगों के साथ बात करते हुए कहा कि वह वाल्मीकि नगर लोकसभा चुनाव से जीतने को लेकर आश्वस्त हैं। राम ने कहा कि लोकसभा क्षेत्र के 95% वोटर उनके पक्ष में ही मतदान करेंगे। के सामने है और उम्मीद रखिए कि करीब 95% मतदान मेरे पक्ष में होगा और मैं चुनाव यहाँ से जीत रहा हूँ। हम सुबह सुबह बिना खाए पिए यहाँ मतदान करने के लिए, क्योंकि यह एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में इसको माना जा रहा है और सभी लोग चेंजिंग चाह रहे हैं ताकि विकास अधिक से अधिक हो, भ्रष्टाचार खत्म हो। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और कुशीनगर से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार आरपीएन सिंह ने लोकसभा चुनाव के आखिरी दौर के मतदान के मौके पर मतदान किया। सिंह ने मतदान करने के बाद मीडिया के लोगों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में विकास के बेहतर काम हुए हैं जिसको लेकर मतदाता मुझे वोट करेंगे। पिछले 5 सालों में मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए काफ़ी काम किया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि पिछली बार मैंने 22,000 वोटों से जीत हासिल की थी, इसलिए अच्छी स्थिति है, लेकिन मैं चुनाव विशेषज्ञ नहीं हूं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के 2 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने पर कांग्रेसी नेता ने कहा कि मैं समझता हूं कि लोग मोदी को वोट नहीं कर पाएंगे क्योंकि गंगा ने उन्हें बुलाया है, इसलिए मैं समझता हूं कि मोदी डुबकी लगाएंगे और वापस जाएंगे। जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष शरद यादव ने कॉल ब्लॉक आवंटन घोटाले पर कहा कि कैग ने अपनी रिपोर्ट में 1,86,000 करोड़ रुपए के घोटाले के अनुमान लगाया था और इस मामले में 70 एफआईआर और सिर्फ 1 चार्जशीट ही हुई है।
शरद ने कहा कि लगता है कि कहीं सीबीआई इस घोटाले को लेकर क्लोजर रिपोर्ट ना पेश कर दे। नई दिल्ली में मीडिया के लोगों के साथ बातचीत में यादव ने कहा कि वह इस मामले को संसद और सड़क तक उठाएंगे। उन्होंने कहा कि जो इस कोल ब्लॉक आवंटित में शामिल हैं सभी को गिरफ्तार कर चार्जशीट दाखिल की जानी चाहिए। ये मामला शुरू से हमने उठाया है और मुझे लगता है कि ये सीबीआई इस समय जो है ये खुद पॉलिटिकल डिसीजन करके ये केस क्लोजर ना कर दे। ये मामला शुरू से हमने उठाया है और इसको पार्लियामेंट के भीतर फिर उठाएंगे और सड़क पर भी इसकी बड़ी लड़ाई है। सबसे ज़्यादा कोल ब्लॉक यदि किसी ने लिया है तो वो जिंदल स्टील वाले हैं। और अब बॉलीवुड से खबरें। मुंबई में फिल्म मंजूनाथ की स्क्रीनिंग के मौके पर फिल्म डायरेक्टर संदीप वर्मा और फिल्म में मुख्य किरदार निभा रही एक्ट्रेस दिव्या दत्त भी मौजूद रहीं। फिल्म मंजूनाथ एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है जिसमें कि इंडियन ऑयल के कर्मचारी मंजूनाथ शनुमुगम की ऑयल माफिया के लोगों के द्वारा निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। इस फिल्म में सिस्टम के खिलाफ संघर्ष को दिखाया गया है। जी, मैं मंजूनाथ में मंजूनाथ की सीनियर का रोल अदा कर रही हूँ जिनका नाम अंजलि है और एक रियल किरदार है। और उन्होंने जब उसकी हत्या की बात सुनी टीवी पर तो उन्हें जैसे हम सबको बहुत बुरा लगा। तो अंजलि ने भी कहा कि बहुत बुरा हुआ, किसी को कुछ करना चाहिए। एंड उनके हस्बैंड ने कहा क्या तुम कुछ कर रही हो। फिल्म डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी की शूटिंग पूरी हो गई है। शूटिंग से इतर मीडिया से बातचीत करते हुए फिल्म के डायरेक्टर दिबाकर बनर्जी ने कहा कि यह फिल्म पश्चिम बंगाल के जासूस ब्योमकेश बख्शी पर आधारित है। यह फिल्म ब्योमकेश के जासूसी के तौर तरीके पर और कोलकाता की पृष्ठभूमि पर आधारित है। गौरतलब है कि फिल्म डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी 13 फरवरी 2015 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म में एक्टर सुशांत ब्योमकेश बख्शी के किरदार में दिखेंगे। 13-14 साल की उम्र में ब्योमकेश की सारी स्टोरीज़ पढ़ी और शरदिंदु बैनर्जी हैं जो बंगाल के बहुत बड़े राइटर हैं, तो उनकी कहानियाँ पढ़ता था मैं छुप छुपा के बचपन में। मेरे को दिखता था कि शरदिंदु बैनर्जी ने जिस तरह की कहानियाँ लिखी हैं बहुत सिनेमैटिक हैं। 16-17 साल की उम्र से मेरे दिमाग में था कि मैं फिल्म मेकर बनूंगा, ऐसा कुछ था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। चुनाव के नतीजों से जुड़ी पल पल की खबर हम आपको दिखाते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।